Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the group 17 elements of P block elements from grade 12. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 में हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड इन लास्ट एस्टेटाइन। फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br से, आयोडीन को I से और एस्टेटाइन को At से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक एटॉमिक नंबर्स की बात है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक नंबर्स जो हैं इनके वो फ्लोरीन का 9 हो जाता है, उसके बाद हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो 17, फिर देन 18 ऐड करेंगे तो 35, अगेन 18 ऐड करेंगे 53 और फिर 32 ऐड करेंगे तो 85। वही मैजिक नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जो हम ऐड करते जाएंगे और हमें नेक्स्ट जो हैलोजन है उसका एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हमें वही रूल जो हमने पहले देखा था स्टूडेंट्स, वही उसी तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस हो गई हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन। और उसके बाद आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 एंड 6s2 6p5 आ जाएंगे। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे स्टूडेंट्स हमारे 2 + 5 = कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ब्रोमीन के अंदर स्टूडेंट्स जो है यहाँ से हमारे डी की एंड 3d10 जो है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। इसके बाद आयोडीन में 4d10 में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और एस्टेटाइन के अंदर 4f और 5d दोनों में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, जैसा कि हमने 15 और 16 ग्रुप और 18 ग्रुप में भी देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज़ की तो वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ एक स्पेशल हमें प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है और वो प्रॉपर्टी मिल रही है हमें कलर्स के रिगार्डिंग। सभी हेलोजन्स देखिए आप कलर्ड है। फ्लोरीन का कलर पेल येलो यानी कि हल्का पीला होता है, क्लोरीन का ग्रीन येलो होता है कलर, ब्रोमीन का जो है वो ऑरेंज रेड कलर होता है और जो आयोडीन है उसका वॉयलेट कलर होता है। लास्ट एलिमेंट एस्टेटाइन है स्टूडेंट्स, वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बता रखी है और वो प्रॉपर्टी कौन सी है स्टूडेंट्स की, ये है हमारा गैसियस स्टेट में जो फ्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में मिलेगा, क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलेगा, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलेगा, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होगा और एस्टेटाइन भी सॉलिड स्टेट में होगा। यानी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो एलिमेंट्स जो हैं 17 ग्रुप के वो गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, जबकि जो क्लोरीन एंड है वो फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, आयोडीन एंड एस्टेटाइन जो है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है -1। अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो -1 तो शो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो +1 +3 +5 और +7 भी शो कर रहे हैं। वो क्यों शो कर रहे हैं इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने सबसे पहले 17 ग्रुप की इस टेबल को स्टडी कर लिया, जिससे कि हमें काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी 17 ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, जितने भी 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो सब नॉन मेटल्स होंगे, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर उनका नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो वीक हो जाएगा। यानी कि होंगे नॉन मेटल्स लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो फ्लोरीन शो करेगा और सबसे कम जो है वो आयोडीन शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिसको हम हेलोजन्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्यों हेलोजन्स कहते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स को? जैसे मैंने आपको बताया था कि 16 ग्रुप को हम कैल्कोजन्स कहते हैं, 15 ग्रुप को हम निकोजन्स कहते हैं
और 18 ग्रुप के तो काफ़ी सारे नाम थे, नोबल गैसेस भी बोल रहे थे, रेयर गैसेस भी बोल रहे थे, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोल रहे थे, उनको हम एरोजेंस भी कह रहे थे। तो इसी तरीके से जो 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनको हैलोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, वो ग्रीक वर्ड जो है हेलो है, और हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट, जंस का मतलब प्रोड्यूसिंग, यानी कि सी सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले इस फैमिली के मेंबर्स हैं, यानी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आप देखो कि जनरली जो सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्लोराइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, ब्रोमाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, आयोडाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं समुद्र के अंदर, तो इसीलिए इनको हम कह देते हैं हैलोजन फैमिली। ठीक है। इसके जो शुरू क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, और है ना इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप देखते जाओ इनको वन बाय वन करके। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला आया कि फ्लोरीन को हम सुपर हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी हैलोजन्स में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारा आता है, और वो ये है कि जो है हैलोजन्स होते हैं उनका साइज़ जो है, चाहे वो एटॉमिक साइज़ की बात करें, चाहे हम आयनिक रेडियस की बात करें, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, यानी अपने अपने पीरियड में इनका साइज़ सबसे छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने पीरियड में इनका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि अब देखिए जब हम स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप से लेकर के जब हम 18th ग्रुप की तरफ जाते हैं, तो इससे जस्ट पहले कौन से ग्रुप्स आते हैं? 17 ग्रुप्स आते हैं। 18 ग्रुप तो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस के अंदर तो वॉन डेर वाल रेडियस मिलती है, नोबल गैसेस में वॉन डेर वाल रेडियस मिलती है। उससे जस्ट पहले 17 ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि कोई पीरियड अगर एंड होता है, कोई भी पीरियड, सपोज करो हम सेकेंड पीरियड की बात करें, तो वो पीरियड एंड होगा तो 18 में एंड होगा, लेकिन 18 ग्रुप के एलिमेंट्स में तो वहाँ वॉन डेर वाल रेडियस मिल रही है, तो उससे जस्ट पहले जो हेलोजन्स हैं उनमें कौन सी रेडियस मिल रही है? कोवैलेंट रेडियस मिल रही है, और इसकी डिटेल्स मैंने आपको स्टूडेंट्स 11th में भी समझाई थी, और 18 ग्रुप एलिमेंट्स में भी समझाया था कि कोवैलेंट रेडियस इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन वॉन डेर वाल रेडियस, क्योंकि कोवैलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होती है एलिमेंट्स के बीच में, जबकि वॉन डेर वाल रेडियस के अंदर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली स्मॉल हो जाती है, किस केस के अंदर? कोवैलेंट रेडियस में। तो अपने अपने पीरियड में सबसे छोटा साइज़ जो है वो किसका होगा? हैलोजन्स का होगा। क्यों? क्योंकि अपने पीरियड में उनका जो है साइज़ सबसे, क्योंकि उनका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्रोटॉन्स की संख्या तो इंक्रीज़ होती जाती है, लेकिन जो शेल नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होता, वो सेम रहता है। इसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, और इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, और एटॉमिक रेडियस जो है वो इसमें कोवैलेंट टाइप की होती है, इसलिए इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, और वो है कि जो हैलोजन्स होते हैं उनमें उनकी हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है अपने पीरियड के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो हैलोजन्स की वैलेंस शेल में NS2 NP5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, और इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। आपको पता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसका साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन जस्ट शोज़ दैट द एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, और वो क्वेश्चन है हमारा कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती जाती है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की, और उससे कम किसकी होनी चाहिए? क्लोरीन की। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें तो Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको 16 ग्रुप एलिमेंट्स में समझाया था, जहां हमने ऑक्सीजन वर्सेस जो है हमने सल्फ़र किया था, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फ्लोरीन वर्सेस क्या करेंगे?
Cl करेंगे। और ये मैं आपको 11th में भी बता चुकी थी स्टूडेंट्स, में साइज़ फैक्टर वर्क करता है। तो जो हैलोजेंस होते हैं उसमें से Cl की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है, और जब न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इसके अंदर तो देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, वाइल इन Cl द साइज इज़ एनफ टू अकोमोडेट द न्यू इलेक्ट्रॉन। यही बात स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अगर मैं यहाँ F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ और Cl का लिखूँ तो यहाँ एंड में आएगा 2s2 2p5 और यहाँ एंड में आएगा 3s2 3p5। ये मैंने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ये न्यूक्लियस हो गई हमारी, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 हो गए, 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो इसका साइज स्मॉल होने की वजह से जो न्यू इलेक्ट्रॉन है और जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्जन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्योंकि इसमें 2 ही शेल हैं। जबकि क्लोरीन के केस में स्टूडेंट्स क्या है कि ये पहला शेल हुआ, ये दूसरा शेल हुआ, ये तीसरा शेल हुआ। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेंगे साइज़ बढ़ेगा, और इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इट कैन अकोमोडेट इट बिकॉज इट्स साइज इज़ लार्ज एनफ। ठीक है, तो इसलिए Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना इजी है, और इसीलिए ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, और जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, और उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार आप अगर कंसेप्ट समझ लो तो उसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये हमने 11th में भी पढ़ लिया, 16th ग्रुप में भी पढ़ लिया, और अब 17th में मैंने आपको फिर बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो हेलोजेंस होते हैं दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो हेलोजेंस की होती है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उनका साइज़ अपने पीरियड में सबसे छोटा होता है, और उनका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। देखो, अगर साइज़ छोटा है स्टूडेंट्स, ये साइज़ है, साइज़ छोटा है, तो न्यूक्लियस का जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जैसे HCl की बात कर रहे हैं। तो Cl की इफेक्ट क्या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा कि फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करता है, क्योंकि इसका साइज़ अपने हेलोजेंस में सबसे छोटा होता है, और सबसे हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसी के अंदर होता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ENC से है, यानी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से है। तो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। ठीक है, बहुत कॉमन बातें हैं स्टूडेंट्स, सब 11th में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सभी हैलोजेंस डाई एटॉमिक होते हैं भाई। क्यों होते हैं? क्योंकि हर हैलोजन एक ही इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, यानी कि F जो है वो F के साथ बॉन्ड बना लेगा, Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 है, और इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 हो गए। अगर ये इनके बीच में शेयरिंग हो जाती है एक एक इलेक्ट्रॉन्स की, तो दोनों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा तो डाई एटॉमिक हो जाएगा, Cl2 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी आ गया आपका कि सभी हेलोजेंस जो होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस हो गए, ब्रोमीन लिक्विड हो गया, और आयोडीन सॉलिड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये मैंने आपको डिस्कस किया ही था। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज़। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो वॉन डर वाल फोर्स भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़। अगर वॉन डर वाल फोर्स इंक्रीज़ होंगे तो मैं किसी भी एलिमेंट का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, यानी कि शुरू के एलिमेंट जिनका साइज़ छोटा है, वॉन डर वाल फोर्स वीक है, तो वो गैस हो जाएंगे। ब्रोमीन के केस में वॉन डर वाल फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। आयोडीन तक आते आते वॉन डर वाल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कौन सी स्टेट के अंदर आ जाएगा? सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए आप इस क्वेश्चन में कि अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो उनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन क्लोरीन। ठीक है, इन चारों को हमें अरेंज करना है। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो FCl Br I, यानी सबसे नीचे आई आता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी होनी चाहिए, आयोडीन की होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स फिर एक्सेप्शनल केस आ रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन की हो रही है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, नंबर 1 पे क्लोरीन है, नंबर 2 पे ब्रोमीन है, और फिर फ्लोरीन की बारी आ रही है। ये देखिए फ्लोरीन 3rd नंबर पे चला गया, जबकि फ्लोरीन जो था वो ऐसा लग रहा था कि वो कौन से नंबर पर होगा, 1st नंबर पर होगा, लेकिन ये 3rd नंबर पे आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न अगेन किसके पास में है, साइज़ के पास में है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा हो गया, भाई छोटा हो गया तो बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम हो गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो इसके पास जो 3 लोन पेयर हैं, ये फ्लोरीन है और इसके पास में कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर आ गए स्टूडेंट्स। तो इन लोन पेयर एक दूसरे के क्लोज आ गए, क्लोज आने की वजह से इनमें लोन पेयर रिपल्शन बढ़ गया। अब ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड वीक हो जाएगा, टूटेगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और इतनी वीक हो जाएगी कि वो ब्रोमीन से भी कम हो जाएगी। जबकि क्लोरीन में जो है साइज़ क्लोरीन का इतना बड़ा नहीं है कि वो आयोडीन की तरह उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाए, और न ही इतना छोटा है कि फ्लोरीन के जितना, वो तो उसके साइज़ जो है वो जो है सूटेबल है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो लोन पेयर्स हैं उनमें इतना ज़्यादा रिपल्जन नहीं है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाए, और नहीं इतनी ज़्यादा लेंथ है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाए। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की हो जाएगी। आयोडीन के केस में तो साइज़ सबसे बड़ा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड वीक होना ही था। आयोडीन के केस में जो एक्सेप्शनल केस है वो फ्लोरीन ने शो करा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आता है हमारा, और वो क्वेश्चन है हमारा कि हेलोजन्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कलर की डार्कनेस बढ़ती जाएगी, यानी हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो कलर डार्क होता चला जाएगा। जैसे आपने देखा जो फ्लोरीन है, ये देखिए फ्लोरीन, इसका कलर जो है, फ्लोरीन का जो कलर है वो हमारा है पेल येलो कलर। ये फ्लोरीन का कलर है, पेल येलो कलर हो गया। जहाँ तक अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो उसका कलर जो है वो ग्रीनिश येलो है। ठीक है, तो क्लोरीन का कलर स्टूडेंट्स कैसा हो गया, ग्रीनिश येलो हो गया। ठीक, और जहाँ मैं ब्रोमीन की बात करती हूँ तो वो रेडिश ब्राउन हो गया उसका कलर स्टूडेंट्स हो गया रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन का कलर हो गया रेडिश ब्राउन हो गया। और अगर मैं आयोडीन की बात करूं स्टूडेंट्स तो वो हो गया वॉयलेट कलर। तो आप खुद ही देखिए स्टूडेंट्स, जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं, तो कलर डार्क होता जा रहा है, येलो से ग्रीन, ग्रीन से रेड, और रेड से क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। हमें इसका रीज़न ढूंढना है। तो पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि हेलोजेंस कलर्ड ही क्यों होते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो हेलोजेंस हैं वो कलर्ड क्यों हो रहे हैं। भाई हेलोजेंस इसलिए कलर्ड हो रहे हैं क्योंकि वो विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, और फिर वहाँ से वो जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो ट्रांसमिट करेंगे एनर्जी, रिमेनिंग लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। और वो जो लाइट वो ट्रांसमिट करेंगे वो भी कौन से रीजन की होगी, विजिबल रीजन की होगी। और जिस भी कलर की लाइट को वो ट्रांसमिट करेंगे, जिस भी वेवलेंथ की लाइट को वो ट्रांसमिट करेंगे, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कलर हमें देखने को मिलेगा।
जैसे कि अगर फ्लोरीन हमें पेल येलो दिख रहा है तो इसका मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो पेल येलो की वेवलेंथ की है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना आप लोग कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे जो है साइज़ बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो एक्साइटेशन एनर्जी कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम लेगा। जब वो ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम लेगा तो वो नीचे आने पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। अगर एनर्जी कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो एमिटेड एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो एमिटेड कम होगी, यानी ट्रांसमिटेड कम होगी। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी और ट्रांसमिटेड एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप है कि जो एक्साइटेड एनर्जी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेड एनर्जी। अब स्टूडेंट्स एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशनशिप है, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में ये ई एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ट्रांसमिटेड एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी कि अगर हम विबग्योर में देखें स्टूडेंट्स तो विजिबल वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो वेवलेंथ कम होगी तो हम रेड से किसकी तरफ आएंगे? वी की तरफ आएंगे। वी का मतलब क्या हो गया? वॉयलेट हो गया, यानी कलर क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, यानी कि हम फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन की तरफ जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, तो एक्साइटेशन साइज़ बढ़ेगा, एक्साइटेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ट्रांसमिटेड एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी तो हम रेड से वॉयलेट की तरफ आएंगे, यानी कलर कैसा हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स की जो हेलोजन्स होते हैं उनमें बॉन्ड्स किस नेचर के मिलते हैं। तो भाई जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्डिंग बॉन्ड करेक्टर कम होगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 16 ग्रुप में ऑक्सीजन के केस में देखा था ऐसा क्वेश्चन कि फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में देखा था कि वो -2 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी। दूसरा क्वेश्चन इनडायरेक्ट अगर वो पूछना चाहें तो वो ये पूछ सकते हैं कि फ्लोरीन जो है वो HOF तो बनाता है लेकिन HOFO, HOFO2 एंड HOFO3 नहीं बनाता, क्योंकि इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट F के HOF में तो इसकी +1 हो गई, यहाँ इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई है, यहाँ +5 हो गई है, यहाँ +7 हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कभी कभार +1 भी शो कर देता है, लेकिन वो +3, +5 और +7 जो है वो क्यों नहीं शो करता? क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो वो अपनी वैलेंसी एक्सीड नहीं कर सकता। इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, तो इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, -1 वैलेंसी शो करता है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो ये +1 वैलेंसी शो करता है। और एक ही कंपाउंड है स्टूडेंट, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि केवल एक ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो है HOF। और ये HOF भी कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। ये जो HOF होता है ये अनस्टेबल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा -E क्यों शो करता है भैया? क्योंकि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई है ही नहीं, तो फ्लोरीन तो -1 ही शो करेगा। फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं, इसके सामने ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तो फ्लोरीन ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा चाहे इसके साथ कोई भी एलिमेंट हो। तो इसलिए हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और वो होगी -1। दूसरे हेलोजेंस के ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जनरल अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पर NS2, ये लिखा हुआ है NS2, ये लिखा हुआ है NP5 और ये लिखा हुआ है ND। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राउंड स्टेट की, तो ये हो गए हमारे NS2 और ये हो गए NP5 और ND हमारे खाली हैं।
और इस हिसाब से इसके पास में स्टूडेंट्स जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, तो उस हिसाब से ये एक बॉन्ड बनाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये -1 वैलेंसी शो करेगा और आयनिक कंपाउंड बनाएगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो ये +1 वैलेंसी शो करेगा और कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड बन जाएगा। अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके पास में जो हैं 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वैलेंसी +3 हो जाएगी, बॉन्ड कोवैलेंट हो जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और अब इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और अगर ये एक और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसके पास में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7 और ये कौन से कंपाउंड बनाएगा, कोवैलेंट। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, -1 +1 +3 +5 एंड +7। और जब हमने 16 ग्रुप देखा था स्टूडेंट्स तो वो शो कर रहे थे -2 +2 +4 +6, ये शो कर रहे थे वो। ठीक है। क्लोरीन कभी कभी स्टूडेंट्स कोई और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देता है, जैसे +4 ClO2 में, +6 Cl2O6 में और ClO3 में, और Br जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है BrO2 में। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। अगले क्वेश्चन में आता है कि वाई हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव। होते क्यों हैं भाई? 2 कारण हैं। एक तो भैया उनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इट्स वेरी इजी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का सवाल है तो वो इजीली ले लेते हैं, तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। दूसरा कि इनकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होती है। अब आप अगर देखें स्टूडेंट्स, अगर हम 15 ग्रुप, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप की बात करें तो 15 में हमने देखा था नाइट्रोजन, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहे थे। 16 में हमने ऑक्सीजन को देखा था तो वो डबल बॉन्ड बना रहा था। अब 17 ग्रुप में अगर हम फ्लोरीन को या किसी को भी देते हैं तो वह सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ, सिंगल बॉन्ड बन रहा है या डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ट्रिपल की फिर डबल की। तो बॉन्ड सिंगल ही बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली वो वीक ही होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर कम होती है तो भैया ये जल्दी टूट जाएगा ना, बॉन्ड जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा। जल्दी ब्रेकअप होगा तो वो रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद में आता है इसके अंदर कि एक तो रीज़न बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हो गया और दूसरा इसमें हो गया हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन की होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी किसकी है, फ्लोरीन की है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स की फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सभी हैलोजेंस में। तो इसका जवाब 2 के पास में स्टूडेंट्स, एक तो है रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमने 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, तो उसमें सबसे ऊपर लिथियम आ रहा था और सबसे नीचे फ्लोरीन आ रहा था। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का था और हमें पता है स्टूडेंट्स की रिडक्शन जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। ठीक है। अब ये रीज़न आप देना चाहें तो दे देना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेन रीज़न इसका स्टूडेंट्स यही है। बाकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर आप बेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज़ हाईएस्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर आपका। वो है वाई अ हेलोजन ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर। लोअर एटॉमिक नंबर यानी ऊपर वाला हेलोजन जो है उसका हैलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर वो जो है ऑक्सीडाइज कर देता है हायर एटॉमिक नंबर। दूसरे शब्दों में अगर आपसे कहूँ तो कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन आता है। तो जो ऊपर वाला जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो नीचे वालों को
ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि फ्लोरीन इन सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। वैसे भी हमें पता है कि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। क्यों होता है भैया? ये वही आंसर आ गया हमारा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर के बीच में ये रिलेशनशिप है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का होता है। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं फ्लोरीन ले लूँ और यहाँ कोई हेलोजन का सॉल्ट ले लूँ, एक्स नेगेटिव का क्या मतलब है? आयन, और आयन किस में मिलेंगे? सॉल्ट में मिलेंगे। ये एक्स नेगेटिव स्टूडेंट सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी एफ के नीचे में से कोई भी हो सकता है हेलोजन। तो क्या होगा स्टूडेंट? देखो, एफ नेगेटिव किस में बदल, एफ टू किस में बदल गया? एफ नेगेटिव में, यानी इसका तो क्या हो गया? रिडक्शन। और एक्स नेगेटिव किस में बदल गया है? एक्स नेगेटिव बदल गया एक्स टू में, यानी इसकी वैलेंसी -1 से कितनी हो गई है? 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक। अगर हम Cl2 का केस लेते हैं तो ये अपनी नीचे के दो जो है हेलोजन्स हैं Br2 और L2, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहाँ X की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? Br नेगेटिव और I नेगेटिव हो जाएगी। और अगर हम Br2 लेते हैं तो स्टूडेंट्स केवल ये I का ही क्या करवा सकता है? ऑक्सीडेशन करवा सकता है। अब जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, आपको ये रिएक्शन दे दी। देखो, एक रिएक्शन पूछी हुई थी बोर्ड में, तो मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन पूछी हुई, सपोज करो F2 + NaCl गिव्स, कंप्लीट द रिएक्शन। अब देखिए, मैं इसको कंपेयर करके बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि ये F2 है और ये भी F2 है। ठीक। यहाँ Cl की वैलेंसी कितनी होगी? Cl नेगेटिव। यहाँ देखो X नेगेटिव लिखा हुआ है, X नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो इसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो बताइए, प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? 2F नेगेटिव। ठीक है, प्लस क्या बनेगा? Cl2। अब ये Na+ है तो Na+ किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? F नेगेटिव के साथ। तो हमारी अल्टीमेट रिएक्शन इसमें हमारी क्या बनेगी स्टूडेंट्स? अल्टीमेट रिएक्शन हमारी बन जाएगी इसके अंदर 2NaF + Cl2 बन जाएगी। ठीक है, X2 की जगह पे, ये जो X2 है, X2 की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? Cl2 आ जाएगा। और F नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा? NaF आ जाएगा। अब अगर हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स, पहले ही पता है कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे वीक क्लोरीन, उससे वीक ब्रोमीन, और सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट ही बन जाएगा आयोडीन। तो इसके लिए हम इसको कुछ रिएक्शंस के द्वारा हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है कि फ्लोरीन और वाटर जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर का ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकता है, या तो वो ऑक्सीजन बना दे या वो ओजोन बना दे। ये ऑक्सीजन बन गया, ओजोन बन गया। ठीक है, वाटर के H+ आयन हो गए और फ्लोरीन के F नेगेटिव आयन हो गए। ठीक। अगर हम इसकी जगह पे स्टूडेंट्स क्लोरीन ले लेते या Br2 ले लेते तो ऑक्सीडेशन होता वाटर का और वो HOX बनाता। ठीक है, ये देखो HOCl बन गया, ये HOBr बन गया। ठीक। और अगर हम यहाँ पर आयोडीन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ऐसी केस में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। इससे क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद में क्लोरीन और ब्रोमीन, और सबसे वीक कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। और आयोडीन के लिए तो आप देखो क्या करा है इसने कि ये रिएक्शन तो दे नहीं रहा, रिवर्स रिएक्शन दे रहा है। यानी इस रिएक्शन के अंदर यदि मैं F नेगेटिव की जगह पर I नेगेटिव लिख दूँ, F नेगेटिव की जगह मैंने क्या लिख दिया? I नेगेटिव लिख दिया, तो F2 की जगह क्या बन जाएगा? I2, और ये 2 वाटर आ गया, यानी रिवर्स रिएक्शन दे रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है। अच्छा भाई, ये है कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दे रखे हैं। किस किस के दे रखे हैं भाई? HF, HCl, HBr और HI बनाने के मेथड्स हैं। H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट्स हम, CF2 और NaCl के साथ कराएंगे तो हमें HF और HCl मिल जाएंगे। लेकिन जब यही रिएक्शन हम जो है वो अगर हम NaBr और NaI के साथ कराते हैं इसकी, तो हमें HBr नहीं मिल रहा और यहाँ हमें HI नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये HBr और ये HI
दोनों किसका काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन करके क्या बनाते हैं, SO2 बना देते हैं। ठीक, यानी कि हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से द्वारा HBr और HI नहीं बना सकते, और इसको बनाने के लिए हमें H3PO4 को यूज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि HBr और HI जो है वो इसका रिडक्शन नहीं कर सकते। ठीक, तो HI और HBr बनाने के लिए हम क्या काम में लेंगे, H3PO4 काम में लेंगे। NaBr को H3PO4 के साथ रिएक्ट कराया, NaI को भी H3PO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें HBr और HI मिल गए। जहाँ तक बात है कमर्शियल मेथड्स की स्टूडेंट्स, तो भैया वो तो हमें याद ही करने पड़ेंगे। कमर्शियल मेथड्स हैं HBr को बनाने का और ये HI को बनाने का। सिंपल रिएक्शन है H2 + Br2 और I2 + H2S। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। वो क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है। तो उसमें आपका आता है दो तरह के हैं, OF2 एंड O2F2। OF2 तो वाटर की तरह हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज और वी शेप हो गया, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की तरह हो गया। अब यहाँ पे खास बात क्या है स्टूडेंट्स कि इनको हम ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन ना कह के जो है इनको ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स कहते हैं। इनको हम ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। तो इसको हम बोलेंगे फ्लोराइड, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के फ्लोराइड होंगे, ना कि फ्लोरीन के ऑक्साइड होंगे। दोनों ही केसेस के अंदर फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। स्टूडेंट्स पहले ही कहा कि फ्लोरीन तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और दोनों ही केसेस में कितनी है, -1, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में आप देखिए स्टूडेंट्स, तो ये 4 तरह के हैं भाई, Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +4 है, +6 एंड +7 है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो OCl2S का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल OF2 की तरह ही है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वी शेप है। अगर हम ClO2 की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी शेप भी वी शेप है, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन ख़ास बात क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यानी ऑड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसमें डाइमराइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, यानी यहाँ पे क्या मिलता है, रेजोनेंस मिल जाता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बॉन्ड तो कंप्लीट है, लेकिन ये बॉन्ड जो है वो डॉटेड लाइन में दिखा रखा है, मींस यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और ये बॉन्ड बन रहे हैं p पाई d पाई, जिसमें क्लोरीन का तो d है और ऑक्सीजन का p है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स हमारा। Cl2O6 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टूडेंट्स वो इस तरह से है, ये 2 Cl हो गए हमारे, ये 2 ऑक्सीजन हो गए, और 2 ऑक्सीजन हमारे यहाँ आ गए हैं। सॉरी, ये सेकंड ऑक्सीजन जो है वो हमारा इधर आ गया है। इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में, ठीक है। और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर। ये लोन पेयर इसको दे रहा है और ये लोन पेयर इसको दे रहा है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं हमारे, और ये वाले जो है ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम Cl2O7 की बात कर रहे हैं तो हमें क्लियर कट दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 बॉन्ड्स बना रहा है क्लोरीन। ये देखिए 7 बॉन्ड्स बन रहे हैं। जब ये +6 शो कर रहा है तो 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें याद ही करने हैं स्टूडेंट्स। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, अरेंज द मेटल हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। हमारे पास अलग अलग तरह के मेटल हैलाइड हैं, मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड एंड मेटल आयोडाइड। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक करेक्टर किसका होगा, MF का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी आयनिक करेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स,
जैसे हमने ऑक्सीजन के बारे में कहा था कि जो ऑक्सीजन होता है वो एनोमोलस प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि वो 16 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है। इन द सेम वे फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो ये भी एनोमोलस प्रॉपर्टी शो करता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ये है ग्लास जो होता है, ग्लास की जो एपरेटस बनते हैं जैसे थर्मामीटर ब्यूरेट वगैरह बनते हैं, तो उसमें जो आप देखते हो मेज़रमेंट्स के मार्क करे हुए होते हैं, तो वो क्यों कर पाते हैं इसके अंदर, पहला क्वेश्चन। और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कि हाइड्रोजन फ्लोराइड को जब हम स्टोर करते हैं तो उसको ग्लास की बोतल में करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोटिंग किसकी होती है, वैक्स की होती है। अगर हमने ग्लास की बोतल ली है तो उसके अंदर कोटिंग मिलेगी आपको, और वो कोटिंग किसकी मिलेगी, वैक्स की मिलेगी। और फिर उसके अंदर हम क्या डालेंगे, HF डालेंगे। ऐसा क्यों होता है? और जो हम ब्यूरेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें निशान कैसे पड़ जाते हैं थर्मामीटर्स वगैरह में, तो उसका रीज़न एक्सप्लेन करा हुआ है स्टूडेंट्स आपको, और वो रीज़न क्या है वो देख लीजिए। HF इज़ मोस्ट रिएक्टिव अमंग HF HCl, इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये ग्लास पर अटैक कर सकता है। और ग्लास जो है जिसका जनरल फार्मूला Na2SiO3 होता है उसके ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। ये देखो आप, जब HF की रिएक्शन इसके साथ हो रही है तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है। क्या फ़र्क है इसके अंदर, आप देखो यहाँ 3 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 6 फ्लोरीन है, यानी ऑक्सीजन को किसने रिप्लेस कर दिया है, फ्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें हमने लैब मेथड करे हैं क्लोरीन को बनाने की, 3 मेथड हैं स्टूडेंट्स। MnO2 से बना सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से, KMnO4 से, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2 7 से बना सकते हैं। इनकी रिएक्शन आप देखो एसिड से करा रखी है, H2SO4 HCl के साथ, यहाँ साथ में NaCl भी है। ये देखो यहाँ Cl2 मिल रहा है हमें, तो ये Cl2 बनाने के मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, याद ही करना है। बस आप ये सोच लेना कि जितने भी आपके रिएक्टेंट में एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट आपके प्रोडक्ट साइड पे भी होने चाहिए। जैसे यहाँ सोडियम है तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के फॉर्म में है, Mn जो है वो Mn सल्फेट के, मैग्नीज सल्फेट के फॉर्म में है। और जब भी H और O होते हैं स्टूडेंट्स तो एक प्रोडक्ट आपका वाटर तो बनता ही है, तो आप देखो वाटर तो सभी में बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे K आ गया, यहाँ K आ गया, तो यहाँ क्या बन गया, KCl बन गया। ठीक है, यहाँ Mn आ गया तो MnCl2 बन गया, यहाँ Cr आ गया तो CrCl3 बन गया। ठीक इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कमर्शियल मेथड है अगर क्लोरीन बनाने का तो भाई उसका नाम है डेकेंस मेथड। HCl और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करके। अच्छा, दूसरा जो कमर्शियल मेथड है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अगर हम एक्वस NaCl या मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें, जिसमें हमें डाउन्स प्रोसेस के नाम से हमने पढ़ा भी था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसी मेथड से बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको थोड़ा बहुत पहले बता भी चुकी हूँ कि अगर क्लोरीन को कोल्ड और हॉट बेस एल्कलीज यानी बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो मैंने 15 ग्रुप एलिमेंट्स में ही आपको ये बता दिया था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में। ये देखिए आप स्टूडेंट्स इसके अंदर कि जब हम Cl2 और डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं और कोल्ड ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक तो NaCl बन रहा है, एक NaOCl बन रहा है, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, और एक वाटर बन रहा है। जब यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम Na की जगह पे Ca ले लेते हैं तो Na की वैलेंसी तो कितनी थी +1, Ca की वैलेंसी कितनी है +2, तो सभी फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे आपके। यहाँ पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो COH का होल ट्वाइस आया, NaCl की जगह यहाँ क्या बनेगा CaCl2, NaOCl की जगह यहाँ क्या बनेगा COCl का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है +2 और इसकी वैलेंसी कितनी है -1, और इसको हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में बनेगा वाटर। ठीक, अगर हम कोल्ड लेते हैं स्टूडेंट्स तो कोल्ड के केस में क्या होगा, सॉरी हॉट लेते हैं, हॉट और कंसनट्रेटेड लेते हैं, तो देखो 3Cl2 एंड 6NaOH हो गए, कंसनट्रेटेड हो गया, हॉट हो गया, NaCl तो बन ही रहा है जैसे यहाँ बन रहा था, देखो NaCl यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन जो आपका सेकंड प्रोडक्ट है ना वो चेंज हो गया, यहाँ आपका NaOCl बन रहा था, यहाँ NaClO3 बन रहा है, वाटर आपका बन ही रहा, और इसका नाम हो गया सोडियम क्लोरेट। ठीक, यही रिएक्शन जब हम स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड हॉट की प्रेजेंस में कराएंगे। तो NaCl की जगह क्या बन गया, CaCl2। NaClO3 की जगह क्या बन गया, CaClO3 का होल ट्वाइस बन गया। वाटर तो बनना ही था और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोरेट। ये था सोडियम क्लोरेट, ये हो गया कैल्शियम क्लोरेट, ये था कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगर स्टूडेंट्स यही रिएक्शन देखो, अब एग्जाम में एक बार बोर्ड में पूछा हुआ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया कंसनट्रेटेड हॉट, यानी क्या डिफरेंस हुआ, Ca की जगह बस Ba आया है, Ca की जगह क्या आ गया, Ba आ गया, Ca की जगह क्या आ गया, Ba आ गया, अदरवाइज रिएक्शन सेम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन जो है उनको हम HOX, HOXO, HOXO2, HOXO3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या HOX, HXO2। ये देखो दोनों ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिए हैं, यहाँ पर हमने तीनों ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो ये हमारा बन गया HXO3, यहाँ हमने चारों ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो ये बन गया HXO4। इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, पर हेलिक एसिड। जहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात आती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1, यहाँ आएगी +3, यहाँ आएगी +5 और यहाँ आएगी +7। इसीलिए इनको हम कह सकते हैं हेलिक 1 एसिड, हेलिक 3 एसिड, हेलिक 5 एसिड एंड हेलिक 7 एसिड। रोमन लेटर्स में लिखना है। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम क्लोरीन के ले लेते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो X है इसकी वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, Cl पुट करनी है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहाँ HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। चूँकि ये एसिड है तो H+ आयंस देंगे। ठीक है, और जो पीछे आपको मिलेगा एनायन, वो एनायन हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ClO-, ClO2-, ClO3- एंड ClO4-। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये चारों के चारों कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कैसे स्टडी करें स्टूडेंट्स, जो हम फॉर्मूला शुरू से अप्लाई करते आ रहे हैं, हाफ इंटू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वाला। तो देखो Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ऑक्सीजन को काउंट करना नहीं है, नेगेटिव एक चार्ज है तो 7 + 1/2 यानी 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। इस केस में भी आप देखिए स्टूडेंट्स, तो Cl का आ गया 7 और ऑक्सीजन काउंट करने नहीं है, एक माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पर भी एक Cl आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया, यहाँ भी Cl आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया। यानी ये सब के सब कैसे हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और सब में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 हो गए। ठीक, अगला पोर्शन है कि हमें लोन पेयर्स निकालने हैं। तो लोन पेयर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते थे। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सब में क्या हैं, 4 हैं। लोन पेयर निकालते समय हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1, ये 1 आ गया सराउंडिंग एटम। यहाँ कितने आ गए सराउंडिंग एटम, 2, सराउंडिंग एटम 3, सराउंडिंग एटम 4 हो गए। इसको माइनस करना है हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ हमारा आए 3, यहाँ आए 2, यहाँ आया 1 और यहाँ आ गया 0। तो अब देखो स्टूडेंट्स, sp3 के हिसाब से हमने शेप ड्रॉ करी, तो ये सेंटर में हमारा क्या आ गया, Cl आ गया। ठीक है, और ये हमारा आ गया O नेगेटिव आ गया। यहाँ तो O नेगेटिव है तो O नेगेटिव आ गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो एक आ गया O नेगेटिव और दूसरा आ गया डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 ऑक्सीजन है तो एक आ गया O नेगेटिव और 2 आ गए डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर अगर 4 आ गए तो भाई एक आ गया O नेगेटिव और 3 आ गए डबल बॉन्ड O। अब देखो स्टूडेंट, जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन था वहाँ हम H+ ऐड कर देंगे। यहाँ हमने H+ ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया पहला एसिड, ये दूसरा एसिड, ये तीसरा और ये चौथा। आप देखिए यहाँ 3 तो लोन पेयर आ गए, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो इसकी शेप क्या आ जाएगी, ClOH। यानी ये शेप कैसी हो जाएगी, हमारी लीनियर हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इसकी शेप देखो ये वाली रही, ये शेप हमारी V शेप हो गई है। ठीक, यहाँ पर हम देखें ये लोन पेयर है तो इसको शेप में काउंट नहीं करेंगे, ये शेप हमारी हो गई है पिरामिडल शेप हो गई है। और ये जो हमारी है टेट्राहेड्रल शेप हो गई, क्योंकि यहाँ लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं। ठीक है, अगर आपके पहले के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। फिर आता है स्टूडेंट्स एक बहुत अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नाम से पता लग रहा है 2 हैलोजन के बीच में बनने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, 2 हैलोजन्स हैं,
अलग अलग हैलोजन्स हैं वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं जिसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है XX-N, जिसमें X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसका साइज़ बड़ा होता है, और X- जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसका साइज़ स्मॉल होता है। हमें पता है स्टूडेंट्स, जो हैलोजन्स हैं वो 4 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, +1 +3 +5 एंड +7। तो ये 4 ही टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, XX-, XX-3, XX-5, XX-7, जिसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 +3 +5 एंड +7। ये इनके एग्जाम्पल्स है, एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ClF, ClF3, ClF5 एंड IF7। इन सब के स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स मैंने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्टिंग की वीडियोस में ही एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आप देख लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो बड़ा हैलोजन होता है यानी नीचे वाला, यानी कि अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूं तो ये जो नीचे वाला एलिमेंट है ये सेंट्रल एलिमेंट की तरह काम करेगा। ये कोवेलेंट कंपाउंड होंगे क्योंकि दो हैलोजन के बीच इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस कम हो जाएगा, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। इनके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्ड होंगे, सभी के सभी डायटोमिक, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है, ये सभी रिएक्टिव होंगे लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हैलोजन से फ्लोरीन। यानी कहने की बात क्या है स्टूडेंट, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद कौन होंगे, इंटर हैलोजन्स होंगे, और उसके बाद में अदर हैलोजन होंगे। यानी बाकी सभी दूसरे हैलोजन से इंटर हैलोजन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि XX- बॉन्ड यानी दो हैलोजन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, ये दो हैलोजन अलग अलग हैलोजन है, ये दोनों सिमिलर हैलोजन है, तो जब डिफरेंट हैलोजन्स के बीच में होगा तो बॉन्ड वीक होगा और सिमिलर के बीच में होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्यों होगा भाई, क्योंकि ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, यहाँ ओवरलैपिंग कम होगी। ऑब्वियसली दो एक जैसी चीज़ है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, दोनों एलिमेंट सेम है या दोनों एलिमेंट अलग अलग है तो ओवरलैपिंग कम होगी। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स किसी भी हैलोजन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होंगे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह ये यूज़ में आते हैं, और जो इंटर हैलोजन कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। जैसे ClF3 यूरेनियम के साथ रिएक्शन करके जो है वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाता है, और ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यूरेनियम 235 बनाने के काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में अब हम देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछ लेते हैं कि Cl2 को ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसकी H2SO4 या HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें वाटर और Cl2 तो दोनों में मिल ही जाते हैं। अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो कैल्शियम सल्फेट, और HCl लिया है तो CaCl2 मिल जाता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो शो करूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ मैंने केवल एक ही एग्जांपल ले रखा है कि कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। स्टूडेंट्स, ये 3 रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो बोर्ड में पूछी गई हैं, कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में, आप इसको याद कर लेना। पहली रिएक्शन के अंदर आपको ये लिखा हुआ दे दिया था और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, अगली में आपको ये लिख के दे दिया था और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, और यहाँ आपको ये लिख के दे दिया था और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो ये कंप्लीट द रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको इस वीडियो में जो हमने हैलोजन्स करे हैं यानी 17 ग्रुप एलिमेंट्स करे हैं उनकी जो क्वेश्चंस थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी थे, कॉमन भी थे, इजी भी थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इजी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।